हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 21 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? आज का इंपॉर्टेंट डे। आज कौन सा दिन है? तो आज तीन राज्यों का स्टेटहुड डे है। आज ही के दिन तीन राज्यों का फॉर्मेशन हुआ था 1972 में। वो स्टेट कौन कौन से हैं? त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर। हम सभी को ये भी पता है कि त्रिपुरा त्रिपुरा स्टेट एंड मणिपुर स्टेट पहले आपका क्या था? प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, मतलब राजा महाराजाओं का रूल था। 1949 में इसको इंडियन टेरिटरी का पार्ट बनाया एंड 1956 में त्रिपुरा एंड मणिपुर को हमने यूनियन टेरिटरी बनाया। फिर बाद में डिमांड उठी कि इन्हें राज्य बनाना चाहिए, इसलिए हमने एक एक्ट पास किया जिसका नाम क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 1971 में इस एक्ट को पास किया गया। और आज ही के दिन 21 जनवरी 1972 21 जनवरी 1972 को हमने मणिपुर और त्रिपुरा को अपने राज्य का दर्जा दिया, स्टेटहुड दिया। ना बात करते अबाउट द मेघालय। तो मेघालय जो है वो आसाम राज्य का पार्ट था। अब हमें जो चेंजेस करने थे वो आसाम के बिल में करने थे। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पर आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया 1969 में एंड 1972 में मेघालय को स्टेटहुड दिया, मतलब मेघालय को राज्य का दर्जा दिया। तो आज हम तीन राज्यों का स्टेटहुड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय। ओके जी, आइए अब हम कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने मोदी जी की मन की बात सुनी होगी। ठीक है, उनका एक प्रोग्राम आता है, आई होप कभी ना कभी आपने देखा होगा, सुना होगा। तो इन्होंने एक जीआई प्रोडक्ट पर डिस्कशन किया था। हम उसी जीआई प्रोडक्ट पे पहले बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन देखेंगे जो न्यूज में है। ओके जी, तो सबसे पहले बात करते हैं जीआई टैग। यहाँ पर बात हो रही है कोकोनट ऑयल के बारे में, जो कि निकोबार आइलैंड की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो इस ऑयल को बनाती हैं। ठीक है, तो जीआई टैग फॉर द वर्जिन कोकोनट ऑयल ऑफ द अंडमान। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 118वें एपिसोड मन की बात में यहाँ पर कहा है कि जो जीआई टैग है उससे वीमेन एम्पावरमेंट हुआ है। काफी सारी महिलाएं इन्वॉल्व हैं कोकोनट ऑयल के प्रोडक्शन में इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इससे क्या हुआ है? इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट हुआ है ट्राइबल कम्युनिटी का और सेल्फ हेल्प ग्रुप का। ये बात इन्होंने अपनी मन की बात के 118वें एपिसोड में कही है। तो इनकी मन की बात का 118वां एपिसोड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्जिन कोकोनट ऑयल किस राज्य का या किस यूनियन टेरिटरी का जीआई टैग है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? निकोबार, अंडमान एंड निकोबार का। ठीक है, इसे जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। डन इतनी चीजें। अब बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार के बारे में। तो अंडमान और निकोबार हमारे दो आइलैंड्स हैं और यहाँ पर उनके बीच में से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है जिसको हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करने का काम करता है। अब यहाँ पे नॉर्थ अंडमान में आपको सैडल पीक देखने को मिलेगी। तो सैडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक भी आपको देखने को मिलेगी। 2018 में हमने कुछ आइलैंड्स के नाम चेंज किए हैं, जैसे कि रॉस आइलैंड का नाम हमने चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है कि किस आइलैंड का नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। आंसर हो जाएगा रॉस आइलैंड। इसके अलावा नील आइलैंड, इसका नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है और हेवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप किया गया है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, वापस से पूछे जा सकते हैं। हमें याद रखना है कि वर्जिन कोकोनट ऑयल किस टेरिटरी का या किस स्टेट का जीआई टैग है। सो करेक्ट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार। इसलिए हमें याद रखना है क्योंकि मन की बात में ये बातें कही गई थी। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। सबसे पहले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो कि सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। सीआरपीएफ क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे हम सीआरपीएफ कहते हैं। 1939 में सीआरपीएफ का फॉर्मेशन न्यू दिल्ली में हुआ था और अनीश दयाल जी के बाद ये पोजीशन काफी समय से खाली थी। तो फाइनली यहाँ पे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इसके पहले ये आसाम में पुलिस चीफ थे, मतलब यहाँ पे आसाम पुलिस से बिलोंग करते हैं, आसाम कैडर से बिलोंग करते हैं। और रिसेंटली इन्हें सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। कब तक के लिए? 31 जनवरी 2027, 31 जनवरी 2027 के लिए। तो आपको ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का नाम याद रखना है। चलिए
अगली पर्सन है जो हमारे देश की एक साइंटिस्ट हैं। इनको कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है ना, प्रेस्टिजियस राष्ट्रीय विज्ञान युवा पुरस्कार, वो भी इनको मिल चुका है। रिसेंटली क्यों है न्यूज में, इनका नाम है उर्वशी सिन्हा। क्या नाम है इनका? उर्वशी सिन्हा। और रिसेंटली इन्हें गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 दिया गया है। कौन सा प्राइज दिया है इन्हें? गेट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 दिया गया है। एक्चुअली ये जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। जो भी इंडिविजुअल साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन करते हैं इन द मटेरियल फिजिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन न्यू इनोवेशन, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें 5,000 पाउंड प्राइज मनी दी जाती है। तो टोटल कितने लोगों को अवार्ड मिला है? टोटल 8 पर्सन को अवार्ड मिला है और हर एक को इंडिविजुअली 5,000 पाउंड यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, इस अवार्ड की शुरुआत 2000 में की गई थी। अवार्ड को स्टार्ट कब किया गया? 2000 में। तो प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जो कि फैकल्टी हैं, कहां पर फैकल्टी हैं? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और इनको 2025 का गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज दिया गया है। इसके पहले इनको राष्ट्रीय विज्ञान युवा पुरस्कार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं दो और इम्पोर्टेंट प्लेयर्स के बारे में जिनका रिलेशन बैडमिंटन से है। एक आपने नाम सुना होगा, विक्टर एक्सेल्सन। तो विक्टर एक्सेल्सन जो है वो एक बैडमिंटन प्लेयर है। कहां से? डेनमार्क से। ठीक है, इनकी कंट्री पूछी जा सकती है। विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क से हैं और इन्होंने रिसेंटली इंडिया ओपन 2025 का टाइटल अपने नाम किया है मेंस कैटेगरी में। तो मेन सिंगल ओपन इंडिया ओपन का टाइटल किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। और ये विक्टर एक्सेल्सन का इंडिया ओपन का ये तीसरे नंबर का टाइटल है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 2017 में और 2019 में भी इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया था, और अब तीसरी बार इंडिया ओपन का टाइटल जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, मेंस कैटेगरी में। नाउ बात करते हैं वीमेंस कैटेगरी में इंडिया ओपन टाइटल किसने जीता है? एन से यंग। एन से यंग आपको कोरियन, साउथ कोरिया की बैडमिंटन प्लेयर देखने को मिल जाएंगी। क्लियर? तो ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए अब अरुणाचल प्रदेश की एक प्लेयर है जिनका नाम है रूपा। इनका नाम है रूपा बेयर, और रिसेंटली इन्हें टॉप 10 ऑफ द वर्ल्ड ताई कमांडो पुमसे रैंकिंग में शामिल किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रूपा बेयर किस खेल से संबंधित है, तो ताई कमांडो से है। किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश की है रूपा बेयर, और ये पहली इंडियन बन गई है जिन्हें टॉप 10 ताई कमांडो रैंकिंग जो होती है, पुमसे रैंकिंग, उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ब्रेक इनटू द टॉप 10 ऑफ द वर्ल्ड पुमसे रैंकिंग। इसके अलावा ये पहली ताई कमांडो पर्सन है इंडिया की जिन्होंने ताई कमांडो चैंपियनशिप में इंडिया को मेडल लाके दिया था। इन्होंने जो 8th एडिशन एशियन ताई कमांडो चैंपियनशिप हुई थी 2022 में, इसमें इंडिया को इन्होंने गोल्ड मेडल लाके दिया था, और इंडिया का ये पहला गोल्ड मेडल है ताई कमांडो में। ठीक है, तो आपको रूपा बेयर का नाम भी याद रखना है। डन। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जिनके ऊपर हमने डिस्कशन किया। नाउ बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, पहली एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज ला पेरूज। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है इसमें काफी सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया का जो आईएनएस मुंबई एक डिस्ट्रॉयर है, उसने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो इंडिजीनियसली डिजाइन एंड गाइडेड मिसाइल आईएनएस मुंबई जो कि एक डिस्ट्रॉयर है, इसने ला पेरूज एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, और ये आपका 4th एडिशन आपको एक्सरसाइज का देखने को मिलेगा। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2019 में हुई थी, और इसको कंडक्ट कौन करता है? फ्रेंच नेवी। फ्रेंच नेवी इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करती है 2019 से। इनका पर्पस है कि एशिया पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, पहला एडिशन 2019 में हुआ था जिसमें फ्रांस के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब सेकेंड एडिशन होता है 2021 में, हर 2 साल में एक बार एक्सरसाइज होती है, तो जब सेकेंड एडिशन हुआ था तब इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, और अभी आपको 4th एडिशन देखने को मिल रहा है। इस 4th एडिशन में कितनी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है? तो 4th एडिशन में 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। कौन कौन सी? इंडिया, फ्रांस, इसके अलावा यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा एंड यूके। अब लोकेशन क्या है, कहां पर ये एक्सरसाइज हो रही है? तो इंडिया पैसिफिक एरिया में 3 अलग अलग लोकेशन में आपको एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। पहला है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट हम सभी को पता है कि वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट है जहां से ट्रेडिंग के लिए रास्ता जाता है।
मलक्का स्ट्रेट क्या करता है, तो मलक्का स्ट्रेट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है साउथ चाइना सी और ये है आपका इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी, या कह सकते हो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को एक तरीके से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, मलक्का स्ट्रेट करता है। मलक्का स्ट्रेट के बाद आता है सुंडा स्ट्रेट। तो सुंडा स्ट्रेट कहाँ है, जावा और सुमात्रा के बीच में आपको सुंडा स्ट्रेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मलक्का स्ट्रेट जो कि इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, या कह सकते हो कि पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है, और वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है। सुंडा स्ट्रेट इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा और जावा को सेपरेट करता है। एंड लास्ट में यहां पर देखेंगे आप लोमबोक स्ट्रेट। तो लोमबोक स्ट्रेट जो है वो एक आइलैंड है, बाली एंड लोमबोक इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और बाली को सेपरेट करने का काम आपको देखने को मिलता है लोमबोक स्ट्रेट। क्लियर है, तो ये 3 स्ट्रेट है जहां पर ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिल रही है इंडिया पैसिफिक एरिया में, और 4th एडिशन आपको एक्सरसाइज का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और एक्सरसाइज है जिसको इंडियन नेवी सॉरी इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये लोग एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की थी एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। कौन सी एक्सरसाइज है ये, डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज है, जो कि 16 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, हमारी जो उत्तरी सीमा है वहां पर ये एक्सरसाइज हुई थी। इसमें भले ही इसको इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था, लेकिन इंडियन आर्मी के अलावा इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका पर्पस है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो कितनी ट्रेंड है हाई एल्टीट्यूड एरिया में काम करने के लिए। तो एक तरीके से प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी डेविल स्ट्राइक। तो हमने 2 एक्सरसाइज यहाँ पर देख ली। चलिए इसके अलावा यहाँ पर एक गन आपको दिखाई दे रही है, बड़ी शानदार सी है गन दिखाई दे रही है ये आपको। ये गन इंडिया और फ्रांस ने तैयार की है और अर्मेनिया खरीद रहा है। ठीक है, तैयार किसने की है, इंडिया और फ्रांस ने की है, परचेस कौन कर रहा है, अर्मेनिया। इसका नाम है ट्राजन गन। क्या नाम है इसका, ट्राजन गन। ठीक है, ये 155 की टोड आर्टिलरी गन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जिसको इंडिया और फ्रांस ने मिलकर तैयार किया है, और इसका जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो अर्मेनिया में किया जा रहा है। हमारे देश में जो एल कंपनी है और फ्रांस की कंपनी ने मिलकर इस गन को तैयार किया है। अगर हम इस गन के बारे में बात करते हैं, तो ये गन जो है वो 40 किलोमीटर की रेंज रखता है। इसकी रेंज कितनी है, 40 किलोमीटर की रेंज है, और 52 गन को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। 52 गन्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया है। इनको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है, और ये ऑटोमेटिकली लोड भी हो जाती है। ऑटोमेटिकली ये लोड भी हो जाती है, इसका फायरिंग रेट भी ज्यादा है, और ये आपके हाई एल्टीट्यूड एरिया, डिफिकल्ट टेरेन, कोल्ड डेजर्ट एरिया, हर एक एरिया में काम करने में कैपेबल आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। US remove Indian entities and adds China's firm to the entity list। अब समझिएगा, जब हमने अपने देश में पोखरण टेस्ट किया था, याद आया पोखरण टेस्ट। ठीक है, तो हमारे देश में जब पोखरण टेस्ट हुआ था उसके बाद यूएसए काफी नाराज हो गया था, और यूएसए ने इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस लगाए थे। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज को ये भी हिदायत दी थी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंट्री इंडिया की कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, ना ही यूरेनियम जैसे फ्यूल्स को ट्रांसफर करेगा। इसके अलावा हमारे देश की जो एंटिटीज हैं जो कि न्यूक्लियर सेक्टर में काम करती हैं, उनको भी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था कि आप भी कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और कोई भी कंट्री एक तरीके से आपको हेल्प नहीं करेगी। तो यहाँ पर इस लिस्ट में 3 एंटिटीज भारत की थी, उनको रिमूव कर दिया गया है, लेकिन 11 एंट्रीज हैं जो चाइना की तरफ से आई हैं। तो हमारे लिए अच्छी बात है और चाइना के लिए थोड़ी सी बुरी बात है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ये यूएस एंटिटी लिस्ट होती क्या है। ये करती है प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड ट्रेड इन द आइटम दैट कुड सपोर्ट टेररिज्म। तो ऐसे ये बेसिकली इस लिस्ट में ऐसी कंपनीज आती हैं जिन पे संदेह होता है कि वो टेररिज्म को बूस्ट करती हैं, टेररिज्म के लिए आपको वॉर वेपन सप्लाई करती हैं, और मास डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स रन कर रही है, कुछ ऐसे वेपन्स बना रही है जो कि बड़ी संख्या में लोगों की तबाही कर सकता है, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन। तो ऐसी कंपनीज की लिस्ट जिन पे खतरा होता है, जैसे लगता है कि ये खतरा पैदा कर सकती है देश में, उन कंपनीज को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो इंडिया की 3 एंट्रीज थी, और तीनों एंट्रीज को यहां से हटा दिया गया है, जबकि 11 चाइनीज फर्म्स की एंट्री यहां पर हुई है। ना बात करते कौन कौन सी एंटिटीज है जिसको रिमूव किया गया है। सबसे पहला है इंडियन रेयर अर्थ, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हमारा प्यारा बार्क। इन तीनों को हटा दिया है। इसका ये मतलब है
ये 30 सालों के बाद ये बैन हटाया गया। इसका ये मतलब है कि अभी हमारी जो कंपनीज हैं, हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए इनकी मदद करेगा, यूएसए इनके बिजनेस को ग्रो करने में टेक्नोलॉजी सेल करेगा, रिएक्टर्स को सेल करेगा, यूरेनियम भी प्रोवाइड करेगा, मतलब हम अलग अलग देशों के साथ अब कोलैबोरेट कर पाएंगे। ओके है जी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे एचएसबीसी बैंक, जिसको हम हांगकांग संगाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। 1853 में इस बैंक का फॉर्मेशन हुआ था, लंदन में हेडक्वार्टर है। नाउ बात करते हैं इंडिया में, तो एचएसबीसी इंडिया के हेड हैं हितेंद्र दवे। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचएसबीसी की 20 नई ब्रांचेस को ओपन करने की परमिशन दे दी है। जब 20 नई ब्रांचेस एचएसबीसी बैंक की इंडिया में स्टैब्लिश की जाएंगी तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस हो जाएंगी 46। क्लियर है? तो HSBC India has received RBI approval to open 20 new branches across the major city, जिसके बाद टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस हो जाएंगी 46। ये जो नई ब्रांचेस हैं ये हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, जो मतलब पैसे वाले लोग हैं, उनको टारगेट करेगी। 20 अलग अलग शहरों में से ओपन किया जा रहा है, अमृतसर, भोपाल, लखनऊ, सूरत और बहुत सारे और भी शहर हैं। क्लियर है? और हितेन दवे आपको इंडिया हेड मिल जाएंगे एचएसबीसी बैंक के। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है ऑटिज्म। तो ऑटिज्म एक मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि 3 साल से के जो बच्चे होते हैं वहां से लेकर बूढ़ों तक मतलब इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें बोलने की जो क्षमता होती है, एक्सप्रेशन, चीजों को समझना, मतलब ब्रेन बहुत स्लो हो जाता है, अलग तरीके से ब्रेन बिहेव करता है, उस समस्या को ऑटिज्म कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट बन चुकी है जिन्होंने ऑटिज्म स्ट्रेटेजी या ऑटिज्म के लिए पॉलिसी बनाई है। ऐसे सभी जो बच्चे, ऐसे सभी जो लोग जो ऑटिज्म से अफेक्टेड हैं, उनके एजुकेशन, उनके वेलफेयर, उनके वेल बीइंग के लिए, उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करेगा ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट। और ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा कंट्री है जिसने इस पॉलिसी को बनाया है और इसके लिए $42.3 मिलियन फंड देगा टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल विद ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है? एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है जो कि ब्रेन में आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना और डिफरेंट मतलब अलग अलग पर्सन में अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलते हैं। 3 साल से लेके बच्चों में शुरू हो जाता है और आपके ओल्डर एज तक यहाँ पे ऑटिज्म के इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भागवत गीता के बारे में। अब यहाँ पे हरियाणा की सीएम कौन है? नायाब सिंह सैनी। इन्होंने कहा है कि कक्षा 8 तक के बच्चों को हम भगवत गीता सिखाएंगे। ठीक है? तो हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी हैज अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ भगवत गीता इन स्कूल करिकुलम अप टू द क्लास 8। क्लास 8 तक के बच्चों को भगवत गीता सिखाई जाएगी, जिससे नई वैल्यूज बच्चों में पैदा की जा सके। ये फैसला हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने लिया है। ठीक है? चलिए अब हमें यहाँ पर एक रिपोर्ट पे डिस्कशन करना है। रिपोर्ट पे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। साइंस का कोर्स लाइव हो चुका है, जिसमें मैं आपको कवर कराऊंगी बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कंप्लीट सिलेबस मैं आपको कवर कराऊंगी विद पीवाईक्यूज। और बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स खत्म होने के बाद एक एक करके हम यहाँ पे लाइव क्लासेस करेंगे फॉर योर डाउट सेशन। तो बायोलॉजी में 4 वीडियो अपलोड हो चुके थे, 5वां वीडियो आपको ब्लड मिल जाएगा, 6वां वीडियो आपको ब्लड ग्रुप मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग के जो 4 वीडियो है वो फ्री हैं, आप डेमो पर्पस के लिए उनको देख सकते हैं। और अगर आपको डेमो पसंद आता है तो आप कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को विजिट कर लीजिएगा। और ये पूरा जो कोर्स है वो फरवरी एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स अभी वर्क चल रहा है। ठीक है? डन। इसके अलावा 6 मंथली मैगजीन भी अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, अगेन आप विजिट कर सकते हैं। और पीडीएफ को भी फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन से या फिर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के बारे में। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसको हम शॉर्ट में यूनिसेफ कहते हैं, यूनिसेफ प्रोस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन इन 2025 रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है जो यूनिसेफ ने पब्लिश की है? इस रिपोर्ट का टाइटल है प्रोस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन इन 2025, बिल्डिंग रेजिलिएंट सिस्टम फॉर चिल्ड्रंस फ्यूचर। अब इसमें यह कहा गया है कि लगातार जो बच्चे हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कंट्रीज हैं, स्पेशली जो लो इनकम कंट्रीज हैं, उन पे डेट बहुत ज्यादा हो रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा हो रहा है। जब डेट बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपकी जो स्पेंडिंग होती है एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, सोशल वेलफेयर में, वो कम हो जाती है, क्योंकि अभी हमारी नीड्स कुछ और हो जाएंगी, राइट? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कंट्रीज है उन पे डेट इंक्रीज होता जा रहा है, और जो कंट्री है वो एजुकेशन सेक्टर में, बच्चों के वेलफेयर में कम खर्चा कर रही है अपनी जीडीपी का। तो एक कंसर्न दिखाया गया है यूनिसेफ की इस रिपोर्ट में।
It highlight the urgent need to strengthen national system to protect children and provide essential support. अब इसकी मेजर हाइलाइट्स क्या है? तो इस रिपोर्ट में सबसे पहली बात कही गई है कि 2023 में लगभग 473 मिलियन चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो कि आपके कॉन्फ्लिक्ट जोन में रह रहा है, जैसे कि इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, अभी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी स्टार्ट हो चुके हैं, बांग्लादेश यहाँ पे अलग समस्या पैदा कर रहा है। तो अलग अलग देशों में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो इसमें कहा गया है कि 473 मिलियंस, मतलब 6 में से 1 बच्चा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जोन में रह रहा है, मतलब वॉर सिचुएशन है या कुछ क्राइसिस है जिसके कारण बच्चों के डेवलपमेंट पे असर हो रहा है। और लगातार यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया में बच्चों की संख्या है वो इंक्रीज होते जा रही है, लगभग डबल हो गई है। 1990s में 10% बच्चे थे और अभी 19% बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बच्चों को डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियस सी बात है, माइग्रेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है, स्कूल छूट जाते हैं, फ्रेंड छूट जाते हैं, भुखमरी, हंगर प्रॉब्लम आ जाती है, पॉवर्टी आ जाती है और बच्चों को कई सारे ट्रॉमा, इतनी अर्ली स्टेज में जब बच्चे इतनी सारी चीजें देखते हैं कि घर छूट गया, घर कोलैप्स हो गया, किसी के माता-पिता की डेथ हो गई, तो इस सारा ट्रॉमा, ये जो सारा असर उनके ब्रेन पे पड़ता है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट कहा गया है कि नियरली 400 मिलियन चिल्ड्रन लिव इन कंट्री बर्डन बाय द डेट। लगभग 400 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो ऐसी कंट्रीज में रह रहे हैं जिन पे कर्जा बहुत ज्यादा है। और जब कंट्री पे डेट बहुत ज्यादा होता है तो कंट्री एजुकेशन सेक्टर में कम खर्चा करती है, तो बच्चों की पढ़ाई पे फोकस कम किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ रिपोर्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है? वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट 5% राइज इन द एक्सटर्नल डेट फॉर द लो एंड मिडिल इनकम कंट्री। तो यहाँ पे 5% डेट इंक्रीज हुआ है आपके लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज का। इसके अलावा 2.4% ऑफ ग्लोबल ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपकी क्लाइमेट चेंज के लिए फाइनेंसिंग हो रही है उसका परसेंटेज काफी कम है, इस परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा डिजिटल डिवाइड क्या है? इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी। जो आपकी डेवलप्ड कंट्री है वहां पर तो हर एक बच्चे के पास इंटरनेट फैसिलिटी है, लेकिन जो लीस्ट डेवलप कंट्री है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज है, वहां पर हर एक बच्चे के पास प्रॉपर इंटरनेट भी नहीं है। इसको ही डिजिटल डिवाइड कहा है। कहा गया है कि 15 से लेकर 24 साल तक के जो बच्चे हाई इनकम कंट्रीज में वो इंजॉय कर रहे हैं इंटरनेट, लेकिन 53% यूथ है अफ्रीका में जिनके पास इन आपका जो लो इनकम कंट्रीज है उनके पास इंटरनेट भी नहीं है। स्पेशली ये कंट्रीज कहाँ पर है? अफ्रीका में है। और इसमें कहा गया इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके गर्ल चाइल्ड पे पड़ रहा है और एडोसेंट गर्ल गर्ल पे पड़ रहा है, मतलब लड़कियों को जनरली इंटरनेट नहीं प्रोवाइड किया जाता, ऐसा बोला जा रहा है। रिकमेंडेशन क्या दिया है? रिकमेंडेशन ये दिया है कि हमें क्लाइमेट के लिए ज्यादा फाइनेंसिंग करनी चाहिए, हमें बच्चों के हेल्थ केयर, एजुकेशन और उनके वेलबींग के लिए काम करना चाहिए। यूनिसेफ का फॉर्मेशन 1946 में हुआ था एंड न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है पीयूष गोयल लॉन्च प्रभाव फैक्ट बुक एंड स्टार्टअप चैलेंज। याद कीजिए हमने 16 जनवरी को डिस्कशन किया था स्टार्टअप इंडिया डे के बारे में। मैंने कहा था जो स्टार्टअप इनिशिएटिव है 2016 में स्टार्ट हुआ था और 9 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर पीयूष गोयल जी ने 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। पहला इनिशिएटिव है प्रभाव फैक्ट बुक। ये फैक्ट बुक क्या है कि किस तरीके से हमने अचीवमेंट किया है इंडिया को एडवांस करने में, किस तरीके से हमने अपने देश में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को तैयार किया है, तो वो भी जो भी अचीवमेंट है, जो इनसाइड स्टोरी है 2016 से 2024 तक, वो इस फैक्ट बुक में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। सेकेंड इनिशिएटिव है भारत स्टार्टअप चैलेंज। अब इन्होंने अलग अलग सेक्टर 75 अलग अलग सेक्टर में स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत की है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, ब्लॉकचेन, सेमीकंडक्टर, एग्रीटेक। और जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अगर उनका स्टार्टअप अच्छा है, उनका आइडिया अच्छा है, तो उनको कैश प्राइज भी मिलेगा। उनके प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर उनका आइडिया अच्छा है तो उनके जो भी डिवाइसेस है उनको प्रोक्योर किया जाएगा, मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की है कि वर्ल्ड में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत आपको मिल जाएगा। भारत में 2016 में केवल 500 स्टार्टअप थे और आज 1,59,000 से ज्यादा स्टार्टअप भारत में देखने को मिल जाएंगे। और 2024 में भारत ने 74 आईपीओ को इशू किया था। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ को बोलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। आईबीबीआई मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया mandate EB Cry auction platform to sell asset under the liquidation। अब क्या बोला गया है समझिएगा। अब ये EB Cry क्या होता है? EB Cry एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम बैंक असेट ऑक्शन नेटवर्क के नाम से जानते हैं।
इसमें जो बैंक या लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए लिस्ट की जाती है। तो ये एक ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है जहां पे लेंडिंग इंस्टीट्यूट और बैंक्स की प्रॉपर्टी को लिस्ट किया जाता है, जिससे वो रिकवरी कर सकें अपने एनपीए की नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की। जैसे कि हम लोग ने एक और पोर्टल के बारे में कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, बैंक नेट के बारे में, याद आया? उसमें भी क्या हो रहा था, ई ऑक्शन के लिए जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उसको लिस्ट किया जा रहा था और कोई भी इंडिविजुअल वहां से कम प्राइसेस में संपत्ति को खरीद पा रहा था। वैसे जब एनपीए को कम करना होता है तो बैंकिंग और जो लैंडिंग इंस्टीट्यूट है वो ऑक्शन करते हैं उनके पास जो भी प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए बोला गया है, किसने? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने, कि ये मैंडेटरी है, अगर कोई भी लैंडिंग इंस्टीट्यूट और कोई भी बैंक यहाँ पर अगर ऑक्शन करना चाहता है, अपनी संपत्ति को बेचना चाहता है, एनपीए को कम करना चाहता है, तो उसको मैंडेटरी है कि उस प्रॉपर्टी को आप ईबी क्राई ऑक्शन प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करो। और ये कब से इफेक्ट में आ जाएगा? 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे देश में एक और कंपनी है जिसका नाम है RINL, मतलब राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RINL। ठीक है, अब ये चल रही है बहुत ज्यादा घाटे में, 4,000 करोड़ से ज्यादा इसको घाटा है। ठीक है, जब इसको लगातार घाटा होते जा रहा है, लॉस में चल रही है, तो गवर्नमेंट की जब कंपनी होगी तो गवर्नमेंट उसमें कुछ ना कुछ पैसा डालेगी इसको रिवाइज करने के लिए, इसके फंडेंस को, इसके प्लांट को वापस से शुरू करने के लिए, तो गवर्नमेंट वही कर रही है। कैबिनेट ने 11,440 करोड़ रुपए दिए हैं। कैबिनेट अप्रूव 11,440 करोड़ रुपीज फॉर रिवाइवल पैकेज फॉर द डेट रिडेंट RINL। मतलब आपका जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, उसको रिवाइव करने के लिए, उसको कर्जे से बाहर लाने के लिए 11,400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कौन कर रही है? कैबिनेट। जिनमें से 10,300 करोड़ रुपीस इक्विटी कैपिटल होगी और यहाँ पे 1,140 करोड़ रुपीस आपके प्रेफरेंस शेयर होंगे। अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में थोड़ा सा अंतर होता है। प्रेफरेंस शेयर अगर किसी के पास है, अगर मेरे पास किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर है, या किसी आपके पास किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर है, तो आपको एक्स्ट्रा तवज्जो दी जाती है, आपको डिविडेंड एक्सेप्ट करने की भी राइट्स होते हैं और आपको कुछ अलग प्रिविलेजेस यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 31 मार्च 2024 तक RINL जो है, इसकी नेट वर्थ माइनस 4,538 करोड़ थी। इसलिए इसकी रिकवरी के लिए यहाँ पर इस फंड को दिया गया है। इसके अंदर क्या किया जाएगा? 2 ब्लास्ट फर्नेस को वापस से स्टार्ट किया जाएगा। RINL का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, 1982 में फॉर्मेशन हुआ था और प्रेजेंटली CMD कौन है? अतुल भट्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस कहानी के बारे में। CRPF VIP सिक्योरिटी ग्रुप। अब देखिएगा, याद आया 2023 में क्या हुआ था? 2023 में पार्लियामेंट की सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हुई थी। याद आया? दिसंबर 2023 में 2 लोग थे जो पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं और वहां जाके वो शोर करते हैं, नारेबाजी करते हैं, ये सब आपने देखा था। ठीक है, और वो बॉम्ब भी लेकर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ धुआं वाले बॉम्ब होते हैं, स्मोक बॉम्ब होते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। लेकिन फिर भी हो सकता है वो रियल बॉम्ब भी हो सकते थे, क्योंकि एक तरीके से 2 लोग आपके पार्लियामेंट में वही सेशन के बीच में एंटर हो गए हैं और सेशन आपका चल रहा है और बीच में जाके वो हल्ला कर रहे हैं। तो दिसंबर 2023 में क्या हुआ था? पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी। अब पार्लियामेंट की जब सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो उसके बाद जो पीडीजी ग्रुप है उसको यहाँ से रिमूव किया गया। तो आप देख सकते हैं जो पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप है, ठीक है, पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप जिसको पीडीजी ग्रुप कहा गया है, इसको रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसबैंड कर दिया है, मतलब खत्म कर दिया है, इसको खत्म कर दिया। अब आप कहोगे इसमें जो लोग काम करते थे उनका क्या? तो इस ग्रुप में 1400 पर्सनल काम करते थे और इनको अब एक नई बटालियन के अंदर लाया गया है, विच इज वीआईपी। वीआईपी का मतलब तो आपको पता ही है, जो आपके इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं उनका सिक्योरिटी ग्रुप है जिसका नाम है वीआईपी, जिसमें अमित शाह, सोनिया गांधी जैसे लोग हैं जिनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम ये ग्रुप करता है। तो जनवरी 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑफिशियली डिसबैंडेड कर दिया है पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप को और यहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ इसे मर्ज किया है। किसके साथ? वीआईपी, मतलब आपका वीआईपी सिक्योरिटी ग्रुप के साथ। 1400 जो मेंबर इसके अंदर हैं वो अब वीआईपी ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो वीआईपी सिक्योरिटी ग्रुप है, ये आपके इसमें 200 लोग शामिल हैं
जिनकी सिक्योरिटी का काम ये ग्रुप करता है, जिसमें अमित शाह शामिल हैं, इसके अलावा पूरी कांग्रेस फैमिली शामिल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक नया बटालियन भी बनाया गया है, सीआरपीएफ वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट, जिसमें 1000 पर्सनल्स देखने को मिल जाएंगे, जो पहले ये जो बटालियन पहले एंटी नक्सल ऑपरेशन झारखंड में तैनात थी, अब ये वीआईपी की सिक्योरिटी में काम करेगी। क्लियर है? चलिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन उसके पहले जरूरी है रिवीजन करना, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। तो सबसे पहले 20 जनवरी के करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम वन लाइनर फॉर्मेट में। उसके बाद कुछ और करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दलाई लामा ट्रस्ट के ऊपर हमें डिस्कशन भी करना है, आइए देखते हैं। अच्छा, वीडियो के एंड में ना आज दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहां से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाती है, डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हो। ओके जी, चलिए सबसे पहले देखते हैं 19 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया था कोक बरोक डे, और ये जो लैंग्वेज है ये कहाँ पर बोली जाती है? त्रिपुरा में बोली जाती है। नाउ बात करते हैं 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट। इसमें टोटल 25 एंट्रीज हैं, और भारत की तरफ से 2 एंट्री हैं। कौन कौन सी? एक तो मूसी रिवर के किनारे जो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं उनको शामिल किया गया है, और दूसरा क्या है? भुज हिस्टोरिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा जो मून लैंडिंग साइट है उसको भी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया की हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। तो इंडिया ने वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को बनाया है, जो कि जनरेट करती है 1200 हॉर्स पावर, और जो जींद सोनीपत रूट है हरियाणा में, उसमें इसका ट्रायल किया जाएगा, ऐसा हमको अश्विनी वैष्णव ने इन्फॉर्मेशन दी है। नाउ बात करते हैं खो खो वर्ल्ड कप 2025 के बारे में। ये कंक्लूड हो चुका है, और इंडिया की मेंस टीम और इंडिया की विमेंस टीम ने, दोनों ही टीम ने नेपाल को हरा के इस ट्रॉफी को लिफ्ट करने का काम किया है। नेक्स्ट है यूएन बिग डेटा कमिटी। तो इंडिया ने यूएन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिक्स को ज्वाइन कर लिया है। रिलायंस ग्रुप ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर दुनिया की सबसे ऊंची जो बैटल फील्ड है सियाचिन ग्लेशियर, वहां पे 4G और 5G नेटवर्क फैसिलिटी प्रोवाइड की है। फिर फास्ट ग्रोइंग ग्लेशियर को डिस्कवर किया है नीति वैली ऑफ उत्तराखंड में। इसके अलावा बताया गया है कि जो याला ग्लेशियर है नेपाल में है, वो 2040 तक डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट बात करते हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। ये सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने वाले पर्सन बन गए, इन्होंने 430 मैचेस खेले हैं ग्रैंड स्लैम के। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया ग्रीन एनर्जी रिकॉर्ड। तो इंडिया ने 2024 में 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम किया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 113% का जंप आपको देखने को मिला है। चलिए नाउ बात करते हैं, फर्स्ट मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट तैयार किया गया है, जिसका नाम है SSI मंत्रा, और इसको पुणे महाराष्ट्र के एक हॉस्पिटल में रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया का मल्टीपर्पज वेसल L&T ने तैयार किया है, जिसका नाम है उत्कर्ष। नेक्स्ट है IMF ने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट की है 6.5% फॉर FY25, और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस को रिब्रांड किया गया है, और इसका नया नाम क्या हो जाएगा? ट्रू होम फाइनेंस। ये सारी बातें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। क्लियर है? आई थिंक आप सारी चीजें रिकॉल कर पा रहे होंगे। ओके जी, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है एग्रीकल्चर में, मतलब फार्मर्स के वेलफेयर में, कल्टीवेशन को इंक्रीज करना है, नई टेक्नोलॉजी लेकर आना है एग्रीकल्चर फील्ड में। तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जो कि एग्रीकल्चर में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके लिए इन्होंने गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप की है। तो गूगल क्लाउड एंड यूपी पार्टनर टू लॉन्च ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर, साइंड बिटवीन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड गूगल क्लाउड इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा? तो जेमिनी एआई और बीकॉन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द उत्तर प्रदेश स्टेट, जिसके लिए यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और गूगल क्लाउड इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अनिल वंसाली के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है वो ये होती है कि पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 25th नेशनल यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन ऑफ जवाहरलाल नवोदय विद्यालय। अब यहाँ पे जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, हमारे देश के जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उनके बच्चों के बीच में एक यूथ पार्लियामेंट्री कंपटीशन हुआ था, 25th नंबर का एडिशन, और रिसेंटली जो प्राइज है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो पहला प्राइज मिला है जवाहर नवोदय विद्यालय पटियाला को, ठीक है, चंडीगढ़।
नेक्स्ट है कोझिकोड केरला, और थर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा कौन सा, उड़ीसा। ठीक है, थर्ड आपको उड़ीसा जवाहर नवोदय विद्यालय जगदीश नगर उड़ीसा का विद्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने दो नए फीचर्स को लॉन्च किया है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अनवील्ड टू न्यू इनिशिएटिव्स हमारे देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। कौन कौन से हैं वो दो इनिशिएटिव? पहला है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 और दूसरा है संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन। तो संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन एंड नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने किया है। अब क्या इनके काम है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0। जब हमने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 1 लॉन्च किया था तो इसका पर्पस क्या था? जो रूरल इंडिया है उसमें हमें टावर लगाने हैं और टावर लगा के इनको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, ये हमारा पर्पस था। तो जब हमने यहाँ पे पहला मिशन लॉन्च किया था तब हमने लगभग 8 लाख टावर्स को इंस्टॉल किया है और लगभग हम यहाँ पे 66 करोड़ से लेकर 94 करोड़ लोगों को इंटरनेट दे रहे हैं। अब हमारा सेकेंड टारगेट है जो बचे हुए 1.7 लाख विलेजेस हैं उनको भी कनेक्ट करना है इंटरनेट के साथ, ये हमारा पर्पस है। हमारा मिशन है कि एटलीस्ट 60 आउट ऑफ एवरी 100 रूरल हाउस होल्ड हैव एक्सेस टू ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, वो भी आपकी 100 एमबीपीएस स्पीड से वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। इसलिए नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 को अप्रूव किया गया है। संचार साथी एप्लीकेशन का पर्पस है टेलीकॉम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल को अगर कोई फ्रॉड कॉल आता है, ठीक है, आप फ्रॉड कॉल की कंप्लेंट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं अपने लॉस्ट डिवाइस को। अगर आपका कोई डिवाइस है, मोबाइल फोन है, वो खो जाता है तो ब्लॉक करने के भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड और आईओएस यूजर्स के लिए अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दलाई लामा चैरिटेबल ट्रस्ट रिसीव एफसीआरए अप्रूवल। अभी जो एफसीआरए अप्रूवल होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देती है, पहली चीज गृह मंत्रालय देता है। एफसीआरए का मतलब क्या होता है? एफसीआरए का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब आपका कोई ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट में क्या आता है? डोनेशन आता है। और डोनेशन कहाँ कहाँ से आ रहा है? इंडिया के अंदर से आ रहा है, तब तक तो मामला ठीक है। अगर फॉरेन कंट्री से भी आपको डोनेशन एक्सेप्ट करना है तो ऐसे ट्रस्ट को एफसीआरए अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो दलाई लामा चैरिटेबल ट्रस्ट है उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एफसीआरए अप्रूवल दे दिया है। मतलब अब ये ट्रस्ट फॉरेन कंट्री से भी डोनेशन ले सकता है। The Dalai Lama Charitable Trust has finally received FCRA approval in which it gets the right and legal permission for accepting foreign fund for the religious culture and welfare program, क्योंकि ये ट्रस्ट जो है वो भारत में तिब्बतन कम्युनिटी के लिए काम करता है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट न्यूज हम देख लेते हैं। बेंगलुरु के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है एक न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस दैट मिमिक ह्यूमन पेन रिस्पॉन्स टू डिटेक्ट एंड अडॉप्ट टू स्ट्रेस। बेसिकली स्ट्रेस, हमारे तनाव को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए एक डिवाइस को बनाया गया है। और ये डिवाइस बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के साइंटिस्ट ने मिलकर इस यूनिक वियरेबल डिवाइस को तैयार किया है जो कि स्ट्रेस को डिटेक्ट करने में कैपेबल है। बस इतना ही काफी है कि स्ट्रेस को डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस बनाया गया वो किसने बनाया है? तो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसको तैयार किया है, जो कि सेंस कर सकता है तनाव को, स्ट्रेस को और प्रिडिक्ट कर सकता है आपका पेन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि वो कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने इंडिया का पहला म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड इशू किया? ये पुराना करंट अफेयर्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी चीज जो फर्स्ट न्यूज होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? तो यहाँ पे इंडिया का पहला म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया था? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बेंगलुरु, लखनऊ और गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों ने डिस्कशन किया था जब अनाउंसमेंट हुआ था स्पोर्ट्स अवार्ड का, अभी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो हमने वापस से डिस्कशन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो यहाँ पर कौन कौन से वो लोग हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जा रहा है? ठीक है, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश, श्री सुचा सिंह एंड श्री मुरलीकांत राजा राम पेटकर। याद आया? कौन सी मूवी? मूवी याद आई जिन पे ये पिक्चर बनी है? पेटकर जी पे पिक्चर बनी हुई है, याद आया? चंदू चैंपियन, राइट? तो आपको बताना है कि अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में किसे दिया गया है। ये ऑप्शंस है, तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
रिवीजन करो करंट अफेयर्स का, नहीं तो सारी चीजें भूल जाओगे, ठीक है। और आपको मिनिमम मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम 1.5 ईयर या 1.5 ईयर आपके करंट अफेयर्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, आपके आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए और रेलवे एग्जाम्स के लिए। रीजन पता है क्या है? रीजन है कि देखो, बहुत सारे दिन पेपर होते हैं, अलग अलग सेंटर में होते हैं, फॉर्म बहुत ज्यादा भरते हैं, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से लाओगे? क्वेश्चन तो आपको फिर 1.5 साल से निकालने पड़ेंगे ना, 1 साल में उतने क्वेश्चन अगर उनको नहीं मिल पा रहे हैं तो 1.5 साल से काम करना पड़ेगा। इसलिए 1.5 साल के करंट अफेयर्स आप पढ़िए। आई होप आपको आज के करंट अफेयर समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।